हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है कंजंक्शंस के इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर के सभी कंजंक्शंस को देखेंगे। एक एक करके सभी कंजंक्शंस को मैं कवर करूंगा और उनके कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट्स को आप समझ पाएं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कंजंक्शंस के 38 कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। देखिए आपके सामने है बट का यूज लेकिन, बल्कि या सिवाय के सेंस के लिए। फॉर, एज, बिकॉज और सिंस, क्योंकि या चूंकि के सेंस के लिए। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि फॉर तो एक प्रेपोजिशन है। देखिए, फॉर का यूज या सिंस का यूज प्रेपोजिशन की तरह भी होता है और कंजंक्शन की तरह भी होता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद सभी कंजंक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल का यूज भी के सेंस के लिए। उसके बाद एज एडजेक्टिव एज सून एज या द मोमेंट का यूज, एज वेल एज फार एज इफ या एज दो का यूज, एज यट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार का यूज अभी तक के सेंस के लिए। ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो का यूज हालांकि या भले ही के सेंस के लिए। उसके बाद देन ऑल्सो, इवन देन, यट, स्टिल, हाउएवर, इनका यूज फिर भी के सेंस के लिए। और उसके बाद देखिए स्टिल या इवन नाउ का यूज अभी भी के सेंस के लिए। आप यहां पर नोट करेंगे कि स्टिल का यूज फिर भी और अभी भी दो अलग अलग सेंस में हो रहा है, लेकिन उस समय स्टिल की पोजीशन क्या होगी सेंटेंस में, यह आपको कॉन्सेप्ट से पता लग जाएगा। फिर हम कवर करेंगे सच एज, इन सच अ वे, दैट, इफ और वेदर का यूज, वेदर और का यूज, आइदर और, नाइदर नॉर नाइदर नेगेटिव सेंटेंसेस में, और सो का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में। नो सूनर हैड के साथ देन का यूज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, सो दैट, सो हेंस, हेंसफोर्थ, देयरफॉर। उसके बाद WH फैमिली मेंबर्स जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, इनका यूज दैट के साथ किस तरह से और किस सेंस में। दैट्स व्हाट, दैट्स हाउ, दैट्स व्हेन, दैट्स वेयर, दैट्स व्हिच, दैट्स हु या दैट्स whom। टिल देन, बाय देन का कॉन्सेप्ट। टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज या अनटिल का यूज, अनलेस का यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं। लेस्ट का यूज, अदरवाइज और एल्स, वाइल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वेयर एज या वाइल का यूज, और इस वीडियो लेक्चर के एंड में WH फैमिली का यूज कंजंक्शंस की तरह, जहां पर दैट के साथ नहीं आएगा, सिर्फ व्हाट का यूज, व्हाई, वेयर, हु, ये इंटरोगेटिव्स भी हैं और साथ ही साथ एज अ कंजंक्शन भी इनका यूज किया जाता है। शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने 7 क्वेश्चंस रखता हूं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। यहां पर आपके सामने 3 विकल्प हैं, 3 ऑल्टरनेटिव्स हर क्वेश्चन के। आपको सही ऑल्टरनेटिव को चूज करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, वो जो मेरे साथ था मेरा भाई है। जो मेरे साथ था, जो के लिए हु, दैट या विच, किसका यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। यहां पर विल, शुड या मे में से कौन सा विकल्प आप चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगर वो ढंग से पढ़ाई नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। अगर या यदि, अगर या यदि के लिए आप इफ का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर ऑल्टरनेटिव्स में इफ है ही नहीं। क्यों नहीं है, ये कॉन्सेप्ट में आपको पता लगेगा। यहां पर अनटिल, अनलेस या टिल में से किसी एक ऑल्टरनेटिव को आप चूज करेंगे। देखिए, इस सेंटेंस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। मैंने आपसे कहा कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा, यदि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा, करेगा के लिए मैंने स्टडीज यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉर्म किया, जबकि मैं कह रहा हूं फ्यूचर में। ऐसा क्यों, ये भी आप इस कॉन्सेप्ट में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये वो घर है जिसकी छत कमजोर है। जिसकी छत, जिसकी के लिए ऑफ विच, ऑफ हुज या हु का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मैं नहीं जानता कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं। की के लिए इफ, दैट, वेदर, किसका यूज करना सही है, किसका गलत। क्वेश्चन नंबर 6, मैं ये नहीं खाता, न तुम खाते हो। न तुम खाते हो को किस तरह से बनाएंगे। नाइदर डू यू, नॉट डू यू या सो डू यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन कॉन्सेप्ट है जो स्पीकिंग में भी आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको नहीं पता होता तो आप सेंटेंसेस को नहीं फॉर्म कर पाते। क्वेश्चन नंबर 7, अयांश अभी भी अविरत को कॉल करता है। अभी भी, इसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज किया जाए। यट, स्टिल, इवन नाउ।
और हैरानी की बात यह है कि आपको लगेगा कि एक पर्टिकुलर कंजंक्शन वहां पर यूज हो सकता है, लेकिन जब आप इस वीडियो लेक्चर को देख लेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि जो आपको लग रहा था जरूरी नहीं है कि वो कंजंक्शन वहां पर फिट हो सकता है वो रूल को वायलेट करे, तो इसलिए आप उसको वहां पर यूज नहीं कर सकते। अब मैं एक एक करके सभी कंजंक्शंस को आपके सामने कवर करता हूं, आप ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखते जाइए और समझते जाइए। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट का प्रयोग 3 अलग अलग तरीके के वाक्यों में किया जाता है। पहला तब जब किसी वाक्य में लेकिन, पर या परंतु का सेंस आए। दूसरा तब जब किसी वाक्य में बल्कि का सेंस आए। और तीसरा तब जब किसी वाक्य में सिवाय या अलावा का सेंस आए। तो सबसे पहले बात करते हैं बट का प्रयोग लेकिन, पर या परंतु के लिए। उदाहरण आपके सामने है। वो अमीर है पर बहुत कंजूस है। ही इज रिच बट वेरी माइजर। माइजर मतलब कंजूस। वो शैतान है परंतु मुझे पसंद है। ही इज नॉटी बट आई लाइक हिम। वो गोरी है लेकिन खूबसूरत नहीं है। शी इज फेयर बट नॉट ब्यूटीफुल। इसी तरह से देखिए बट का प्रयोग बल्कि के सेंस में किस तरह से किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं, ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। वो बेवकूफ नहीं बल्कि समझदार है। ही इज नॉट फूल बट वाइज। उसे डांटा नहीं गया बल्कि पीटा गया। ही वॉज नॉट स्कॉल्डेड बट बीटन। ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जिसके बारे में मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस की वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। उसे डांटा नहीं गया किसी के द्वारा। अब देखते हैं बट का प्रयोग सिवाय या अलावा के सेंस के लिए किस तरह से किया जाता है। देखिए सेंटेंसेस आपके सामने हैं। मैं आपके घर के सिवाय या मैं आपके घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूं। आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम। तो कहां नहीं जा सकता? आपके घर। तो आपके घर को बट के तुरंत बाद मैंने यूज किया। आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम। मैं कुछ भी कर सकता हूं सिवाय तुम्हें पीटने के। आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू। सिवाय के साथ जो लगा है उसे बस बट के बाद आप यूज कर लेते हैं। बाकी प्रैक्टिस से ही चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए पर नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। कुल मिला के इसका जो सेंस है कि मैं कुछ भी होते हुए देख सकता हूं लेकिन मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। इस सेंटेंस को आप देखिए किस तरह से बना सकते हैं। आई कैन सी एनीथिंग हैपनिंग। मैं देख सकता हूं कुछ भी होते हुए बट आई कांट सी यू क्राइंग। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। या फिर आप बना सकते हैं आई कैन सी एनीथिंग हैपनिंग बट यू क्राइंग। थोड़ा ऑड जरूर लगता है आपको, लेकिन जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखते जाएंगे आपको चीजें और क्लियर होती जाएंगी। आपको पता लगेगा कि सेंटेंसेस को किन अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। फॉर, एज, बिकॉज और सिंस। आप सोचेंगे कि फॉर और सिंस का प्रयोग तो मैंने प्रेपोजिशंस के वीडियो लेक्चर्स में भी किया था। ये बात सही है, लेकिन ये वर्ड्स फॉर और सिंस ये कंजंक्शंस की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। जब किसी वाक्य में क्योंकि या चूंकि का सेंस आए तो आप इन चारों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। किसी वाक्य में क्योंकि या चूंकि के लिए फॉर, एज, बिकॉज और सिंस में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है। बिकॉज का प्रयोग हमेशा वाक्य के बीच में, सिंस का प्रयोग हमेशा शुरुआत में, बीच में नहीं होगा, और फॉर और एज का प्रयोग बीच में या शुरुआत दोनों जगहों पे किया जा सकता है। उदाहरण के माध्यम से आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। देखिए चूंकि का प्रयोग सेंटेंस की शुरुआत में किया गया और मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जब सेंटेंस में चूंकि या क्योंकि का प्रयोग किया जाएगा तो बिकॉज का प्रयोग नहीं होगा। बिकॉज का प्रयोग हमेशा कब होता है? मिडल में, बीच में। तो यहां पर आप कह सकते हैं सिंस आई वॉज अनवेल सो आई डिडंट कम, एज आई वॉज अनवेल सो आई डिडंट कम, फॉर आई वॉज अनवेल सो आई डिडंट कम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। यहां पर क्योंकि का प्रयोग सेंटेंस के बीच में है। यह आपको समझाने का एक तरीका है, शुरुआत और बीच। और बीच में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? बिकॉज का प्रयोग आप बीच में कर सकते हैं, एज का प्रयोग आप कर सकते हैं, फॉर का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन सिंस का प्रयोग केवल शुरुआत में होता है, जब क्योंकि या चूंकि सेंटेंस के शुरुआत में आए।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप फॉर का प्रयोग बीच में करते हैं तो फॉर से जस्ट पहले वाले सेंटेंस क्लॉज में आप कॉमा का प्रयोग करते हैं। ये केवल फॉर के साथ होता है, बाकी किसी और कंजंक्शन के साथ नहीं होता। ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल। किस तरह से जब किसी वाक्य में भी का सेंस आता है तो इन पांचों में से किसी एक कंजंक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। अब नियमों की बात करते हैं। ऑल्सो, टू, एज वेल, इन तीनों का ही प्रयोग जनरली पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। पॉजिटिव और इवन का प्रयोग भी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नॉट का प्रयोग होता है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आइदर का प्रयोग भी के सेंस के लिए केवल नेगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। केवल नेगेटिव सेंटेंस में आइदर का प्रयोग भी के लिए। आगे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी उदाहरण के माध्यम से। एक बात और, ऑल्सो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले किया जाता है, और इवन का प्रयोग जब भी के लिए होता है तो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, वाक्य की शुरुआत में किया जाता है हमेशा। और टू, एज वेल और आइदर का प्रयोग एंड में किया जाता है। ये नियम आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेने होंगे, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। एक बात और आप नोट कर लीजिए, इवन का प्रयोग भी के अर्थ के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपके सामने कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए और वहां पर भी का प्रयोग हो तो आप इवन का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं भी अच्छा हूं। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, मैं भी अच्छा हूं। मैं कह सकता हूं आई एम ऑल्सो गुड। मैंने बताया ऑल्सो का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, यहां पर नहीं का प्रयोग नहीं है। ऑल्सो का प्रयोग मैंने आपको एक और बात बताई, हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले, तो एम के बाद यूज होगा। आई एम ऑल्सो गुड। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में टू का प्रयोग होता है, TOO, लेकिन सेंटेंस के एंड में होता है, तो मैं कह सकता हूं आई एम गुड टू। मैंने आपको यह भी बताया था कि एज वेल का प्रयोग भी सेंटेंस के एंड में होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, आई एम गुड एज वेल। मैंने आपको यह भी बताया कि इवन का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में होता है, लेकिन हमेशा शुरुआत में होता है। तो देखिए इवन का प्रयोग यहां पर शुरुआत में, इवन आई एम गुड। तो मैं भी अच्छा हूं के लिए आप चार तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन एक कंजंक्शन आइदर मैंने आपको बताया था कि केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है और एंड में होता है सेंटेंस के। तो यहां पर चूंकि ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव तो है नहीं, इसलिए आप आइदर का प्रयोग यहां पर बिल्कुल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, वो भी आ रहा है। ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम इसे बना सकते हैं ही इज ऑल्सो कमिंग। यहां पर देखिए ऑल्सो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद हो रहा है और वर्ब से पहले हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब है इज के बाद और वर्ब से पहले। ही इज ऑल्सो कमिंग, या आप कह सकते हैं ही इज कमिंग टू, या आप कह सकते हैं ही इज कमिंग एज वेल, या आप कह सकते हैं इवन ही इज कमिंग। एक नेगेटिव सेंटेंस, मैं भी अच्छा नहीं हूं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में आप या तो इवन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आइदर का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इवन का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में होता है, लेकिन हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में होता है। इवन आई एम नॉट गुड। और आइदर का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है केवल, और सेंटेंस के एंड में होता है। एक सेंटेंस और है, वे भी मेरे साथ नहीं है, इवन दे आर नॉट विद मी, या आप कह सकते हैं दे आर्ट विद मी आइदर। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आप दो चीजों को ध्यान रखिए, भी के लिए इवन और आइदर। इवन का प्रयोग शुरुआत में, आइदर का प्रयोग सेंटेंस के एंड में। अब देखिए एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम भी वहां नहीं थे। अब आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव तो है लेकिन नेगेटिव भी है। मैंने आपको एक तीसरा रूल बताया था कि इवन का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं किया जाता। तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है और वो है आइदर। मैं भी फल पसंद नहीं करता। देखिए यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है, या तो आप इवन का यूज कर लीजिए शुरुआत में सेंटेंस के, या फिर आप आइदर का यूज कर लीजिए सेंटेंस के एंड में। तो बेस्ट सेंटेंस जो है वो बनेगा आई डोंट लाइक फ्रूट्स आइदर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इवन आई डोंट लाइक फ्रूट्स एज। यहां पर हम इसके तीन सेंस के बारे में बात करेंगे। जब भी किसी वाक्य में सेंस आए जैसा का, या आए के तौर पर, या आए
के नाते। आपके सामने एग्जांपल्स हैं। जैसा आप कहें, जैसा के लिए एज का प्रयोग, एज यू से, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश। जैसा आपने कहा, मैंने किया, आई डिड, मैंने किया, आई डिड एज यू सेड, जैसा आपने कहा। जैसा आपको ठीक लगे, एज यू फील लाइक, या आप कह सकते हैं एज यू विश। जैसी करनी वैसी भरनी, एक कहावत है। आप कहते हैं एज यू सो यू रीप। जैसा आप बोते हो वैसा ही आप काटते हो। जैसा तुम्हारे पापा चाहें, एज योर फादर लाइक्स। इसी तरह से एक एग्जाम्पल आपके सामने है। मैं यहां मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूं। के तौर पर के लिए आप एज का प्रयोग कर सकते हैं। आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर हियर। एक अध्यापक होने के नाते ये मेरा फर्ज है। एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी। एज एडजेक्टिव एज का मतलब उतना, उसके बाद एडजेक्टिव विशेषण का आप यूज करेंगे, उसके बाद आप कहते हैं जितना, एज के लिए जितना। तो उतना जितना, इस तरह के सेंटेंसेस आपने देखे होंगे जब हम कहते हैं कि राम अमिताभ के जितना लंबा है, या हम कह सकते हैं राम उतना लंबा है जितना अमिताभ। हम कहते हैं सीता उतनी खूबसूरत है जितनी गीता। तो इस तरह का उतना जितना के जो सेंटेंस फॉर्मेशंस होते हैं वो इस कंजंक्शन फॉर्मेशन से लिए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जरा फॉर्मेशन को देखें। मैं आपसे कहूं एज टॉल एज अमित, तो देखिए एज उतना, टॉल क्या है, एक एडजेक्टिव है, लंबा, एज जितना, अमित उतना लंबा जितना अमित। उतना लंबा जितना अमित मतलब तो एक ही है, अमित के जितना लंबा। एज शॉर्ट एज राकेश, उतना छोटा जितना राकेश, राकेश के जितना छोटा। आगे जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं। देखिए एज बिग एज योर हाउस, उतना बड़ा जितना आपका घर, या फिर मैं कह सकता हूं आपके घर जितना बड़ा। एज ब्लैक एज कोल, उतना काला जितना कोयला, कोयले के जितना काला। एज ब्यूटिफुल एज यू आर, उतनी खूबसूरत जितनी तुम हो, तुम्हारी जितनी खूबसूरत। एज रेड एज ब्लड, उतना लाल जितना खून, या मैं कह सकता हूं खून के जितना लाल। एज स्ट्रॉन्ग एज माई डैड इज, उतने मजबूत जितने मेरे पापा हैं, या फिर मैं कहूं मेरे पापा के जितने मजबूत। एज क्यूट एज शी वॉज, उतनी प्यारी जितनी वो थी, शी वॉज वो थी, या मैं कह सकता हूं उसके जितनी प्यारी। अब देखिए एग्जाम्पल्स। अभी तक आपने फॉर्मेशन देखा, अब इन्हीं फॉर्मेशंस का यूज एग्जाम्पल्स में आएगा। सेंटेंस है मैं अमन के जितना लंबा हूं, यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि मैं उतना लंबा हूं जितना अमन, उतना लंबा जितना अमन। एज टॉल एज अमन, आई एम मैं हूं, एज टॉल एज अमन, अमन के जितना लंबा। वो लड़का सचिन के जितना छोटा है, दैट बॉय इज वो लड़का है, एज शॉर्ट एज सचिन, सचिन के जितना छोटा, या उतना छोटा जितना सचिन। वो मेरे भाई के जितना छोटा है। अब यहां पर उम्र की अगर बात हो रही है तो हम कहेंगे ही इज एज यंग एज माई ब्रदर। ये पेन तुम्हारे पेन जितना पुराना नहीं है, दिस पेन इज नॉट, ये पेन नहीं है, एज ओल्ड एज योर पेन, उतना पुराना जितना तुम्हारा पेन। मैं आप जितना पैसे वाला नहीं हूं, यानी मैं उतना अमीर नहीं हूं जितने आप हो। आई एम नॉट एज रिच एज यू आर, आई एम नॉट मैं नहीं हूं, एज रिच एज उतना अमीर जितने यू आर आप हो। तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो, यू आर नॉट तुम नहीं हो, एज क्लेवर एज आई एम, एज क्लेवर एज उतने चालाक जितना मैं हूं, आई एम। राम उसके जितना पागल नहीं है, राम इज नॉट एज मैड एज ही इज। वो कटरीना की जितनी खूबसूरत है, शी इज एज ब्यूटिफुल एज कटरीना। क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो, कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो, एज गुड एज उतना अच्छा जितना आई कैन, क्या तुम मेरी उम्र के हो। इस सेंटेंस को देखिए आप यूं तो एक बहुत सिंपल तरीके से बोल सकते हैं आर यू माई एज, ये एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, अक्सर यूज होता है आर यू माई एज। या आप इसे इस तरह से भी इस फॉर्मेशन में बना सकते हैं आर यू क्या तुम हो,
एज ओल्ड एज, उतनी उम्र के जितना मैं हूं, आई एम। एज सुन एज, जब भी किसी वाक्य में जैसे ही या ज्यों ही का सेंस आता है तो आप एज सुन एज का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। यहां तक कि आप द मोमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही वो आया मैं चला गया। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हो सकता है आपको इसके बारे में पता हो, फिर भी हो सकता है कुछ नई बातें आपको पता लगे। जैसे ही वो आया मैं चला गया। एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट, या आप कह सकते हैं द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट। एक एग्जांपल और है, घर आ जाना जैसे ही पापा चले जाएं। तो जैसे ही पापा चले जाएं, ज्यों ही पापा चले जाएं, घर आ जाना। कम होम द मोमेंट डैड गोज, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। लीव, लीव मतलब जाओ, चले जाओ। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। जैसे ही उसे पता चला कि वो अब नहीं रहे, वो रोने लगा। जैसे ही के लिए आप यहां पर एज सुन एज या द मोमेंट का यूज कर सकते हैं। द मोमेंट ही न्यू दैट ही वॉज नो मोर, ही स्टार्टेड वीपिंग। जो ही वो आया वो गई। एज सुन एज ही केम शी लेफ्ट। एज वेल एज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है। इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के बारे में मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। प्रॉपर ग्रामर की जानकारी होना भी जरूरी है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। कॉन्वर्सेशंस में कई बार आप ग्रामर का प्रॉपर यूज नहीं करते हैं तो चल जाता है, क्योंकि सेंस से समझ में आ जाता है। लेकिन जब आप लिखते हैं या किसी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको प्रॉपर ग्रामर का यूज करना होता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड। वो पैसे वाला है, साथ ही साथ दयालु भी है। ही इज रिच एज वेल एज काइंड। तुम मेरे भाई हो, साथ ही साथ सबसे अच्छे दोस्त भी। यू आर माई ब्रदर एज वेल एज द बेस्ट फ्रेंड। वो क्रिकेटर है, साथ ही फुटबॉलर भी है। साथ ही साथ की जगह आपने क्या यूज किया, साथ ही, बात एक ही है। ही इज क्रिकेटर एज वेल एज फुटबॉलर। तो इन सभी सेंटेंसेस में आपने साथ ही साथ के सेंस के लिए एज वेल एज का प्रयोग। अब मैं उस इंपॉर्टेंट रूल की बात करता हूं जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो लेक्चर की शुरुआत में बताया था। इंपॉर्टेंट रूल क्या है, देखिए, सब्जेक्ट 1 प्लस एज वेल एज प्लस सब्जेक्ट 2। डेफिनेशन आपके सामने है। व्हेन एज वेल एज इज यूज्ड टू जॉइन 2 और मोर सब्जेक्ट्स, the verb or helping verb is to be used as per the first subject। जब एज वेल एज का प्रयोग 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट्स के बीच में आता है तो ऐसे केसेस में जो आपकी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, क्रिया या सहायक क्रिया जो होती है, जो यूज करनी है, वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज की जाएगी। मैं और वो दोषी हैं। आई एंड ही आर टू ब्लेम। बहुत ही सिंपल। यहां पर 2 सब्जेक्ट्स हैं। कौन? एक हूं मैं, एक हो तुम। मैं और वो, सॉरी, एक है थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई एंड ही आर टू ब्लेम। और इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरह से कहूं, मैं साथ ही साथ वो भी दोषी हैं, यहां पर साथ ही साथ के लिए एज वेल एज का प्रयोग करेंगे। आई एज वेल एज ही। पहला सब्जेक्ट कौन है? मैं, यानी आई। आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एज वेल एज ही एम टू ब्लेम। और जरूर लगेगा, पर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये प्रॉपर ग्रामर है। आइए इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और समझ लें, इसी से रिलेटेड है। देखिए, व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज और विद, द वर्ब शुड फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट। मैंने अभी आपको बताया कि एज वेल एज जब किसी वाक्य में आता है 2 सब्जेक्ट्स के बीच में, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। और इसी तरह से जब विद के साथ भी आएगा, जब 2 सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेंगे विद के साथ, तब भी जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स इज बिजी। यहां पर इज का प्रयोग किया जाएगा। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आपके सामने विकल्प दिए जाते हैं, इज, एम, आर, और आप यहां पर अक्सर आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि एक सब्जेक्ट है टीचर और साथ में है कुछ स्टूडेंट्स, तो यानी यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है, मोर देन 1, तो आप आर का प्रयोग करेंगे। पर यह सही नहीं है। जब विद का प्रयोग आए या एज वेल एज का प्रयोग आए 2 सब्जेक्ट्स के बीच में, तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाइए। दूसरा सेंटेंस है, ही एज वेल एज आई इज एट होम। यहां पर इज का प्रयोग क्यों लगा? क्योंकि पहला सब्जेक्ट है ही। अगर मैं कहता आई एज वेल एज ही, तो आप एम का प्रयोग करते, क्योंकि पहला सब्जेक्ट अब क्या होता? आई। और तीसरा सेंटेंस देखिए, बहुत ही सिंपल है, ही एंड आई आर एट होम।
यहां पर एंड का प्रयोग किया गया है। एंड के साथ क्या यूज होता है? आर।